हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 19 मार्च 2020 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन दूंगा आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहेगी। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मैथ्स में और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो CHSL 2019 के क्वेश्चंस की प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और इससे पहले मैं CPO 2019, CPO 2020, CGL 2019, CGL 2020 के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और जो चैप्टर में करा चुका हूँ वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो नया स्टूडेंट है, पहली बार वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ आपके लिए वो आपसे कभी मिस ना हो। ये हमारे लिंक है, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लें। और चलिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले मैं एक बात कर लेता हूँ, जो मैं कल आपको पिछली मतलब इससे पीछे वाली वीडियो में आपको मैं बता रहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर C है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर D है, तो आपको मैंने बताया था कि C² प्लस D² इक्वल टू 2 का रिलेशन बनता है। तो यहां पे C की वैल्यू प्लस माइनस पॉसिबल है और D की वैल्यू प्लस माइनस √2 माइनस C² पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे भी प्लस की भी टर्म आ सकती है, माइनस की भी, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस दोनों की टर्म आ सकती है। कल मैं आपको यही बात बोल रहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीजें मिल सकती है। मतलब C पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और D पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा दो चीजें हैं, तो आपको पता है टेन थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हुए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकती है C की वैल्यू। तो इसलिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। वो तो कल ऑप्शन में प्लस में था, इसलिए हमने वो प्लस से कर लिया। और ट्रिपलेट वाला जो लो था, वो जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही, आप उसी से ही करें उसको सॉल्व, और बहुत आसान हो जाता है उससे सॉल्व करना, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन में बोला है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल B पे 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पे कुछ 90 डिग्री, ये B है, ये A है और ये C है। AC की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर बोली है, AB की आपको 8 सेंटीमीटर, AB की नहीं BC की बोली है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको बोला है AB की लेंथ बताओ, तो आपको पता है 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। या फिर कोई कहे सर मैं तो पूरा सॉल्व करना चाहता हूँ, तो भाई आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस आपको बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपने देखा 100 माइनस 64 कितना होता है, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। आपने देखा 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 इंटू 3800, ठीक है। तो आपने देखा ये कितने पे गया, 4 पे, और ये टोटल मिला के 2 पे चला गया, और ये गया इतने पे और ये इतने पे। तो आपने देखा 19 इंटू 15 लिखा है, मतलब यूनिट डिजिट 5। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। उसके बाद 19 इंटू 15, तो 15 निम 135, तो यहाँ पे 13 आ गया 5, और 15 एकम 5, 15 13 कितना हो गया 38। तो 385 इज द करेक्ट आंसर। 385 नहीं, सॉरी 285 होगा। 19 इंटू 15 ये हो गया 135, तो 15 और 13 कितना 28 होता है, ठीक है। 285 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है x/y कितना है, 3/2। x + y आपको दे दिया। आपने देखा x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना दिया 90। 5 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 18। आपको बोला x - y बताओ, x - y मतलब कितना है। आपने देखा 3 - 2 कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 18। क्वेश्चन में बोला है एवरेज एज ऑफ द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ 65 men इज 32 ईयर्स। आपने देखा 65 आदमी है, पहले 65 आदमी है, और उनका जो एवरेज एज है ना वो 32 ईयर्स है। फिर क्या हुआ,
5 और आदमियों ने ये 65 आदमी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 5 आदमी। इनका एवरेज एज अभी हमें पता नहीं है, इनका एवरेज एज हमें फाइनली निकालना है। देन द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ दोज 5 मेन जॉइंट लेटर, इनका एवरेज एज आपको निकालना है। और आपको बोला गया है क्या कि 65 आदमियों में जब 5 आदमी और जुड़ गए, टोटल मिला के 70 आदमी हो गए, तो एवरेज एज जो है पूरे ग्रुप का, मतलब 65 आदमियों का और 5 आदमियों का सबका मिला के साथ में कितना हो गया एवरेज एज, 34 ईयर। तो आपने देखा 65 बंदे जब अलग थे, मैंने इनका एवरेज एज अलग लिख लिया, 5 बंदे अलग थे, मैंने इनका एवरेज एज अलग लिख लिया। अब 65 और 5 टोटल मिला के हो गए 70, तो मैंने इनका एवरेज एज बीच में लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 34। अलग लिख लिया मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं हर बार बोलता हूं ना, जब मैंने अलग अलग वैल्यू थी तो मैंने अलग अलग मैंने कि एक चीज लेफ्ट में लिख ली और एक चीज राइट में लिख ली, और मिडल में जो सी मैंने चीज लिखी है वो दोनों चीज, मतलब इस वाली चीज को और इस वाली चीज को कंबाइंड करके लिखा है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने 65 और 5 आदमी कंबाइंड किए तो 70 आदमी, 70 आदमियों की वैल्यू बीच में आ गई। फिर आपने देखा कि यहाँ पे 65 आदमी है और यहाँ पे कितने आदमी है, 5 आदमी है। ठीक है, आपको पता है रेशो फाइनली निकलेगा किसी का, किस चीज का, आपको पता है। अगर आप एज पे, मतलब एवरेज एज पे अगर आप एलिगेशन लगाओ, एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाओ, एवरेज नंबर पे एलिगेशन लगाओ, मार्क्स पे एलिगेशन लगाओ, तो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ये सारी चीजों का एवरेज आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 65, और यहाँ पे कितने हैं 5, तो आपने देखा 13:1 आ गया। तो आपने देखा 32 में से 34 गए, तो आपने देखा 2, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। अब आपने देखा ये वाली साइड छोटी है, 34 से छोटी साइड है 32, अगली साइड बड़ी होगी, तो बड़ी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 34 में हमें 26 को ऐड करके यहाँ पे 60 बनाना पड़ेगा। अब जाके दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 26, तो 60 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो बहुत करे हैं हमने ये वाले क्वेश्चन ना, मतलब हद करी है हमने क्वेश्चन। आपने देखा एबीसी एक ट्रायंगल है और डीई जो है ना वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो आपको पता है ट्रायंगल एडीई जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल एबीसी के। क्यों, क्योंकि एंगल ए तो कॉमन हो गया, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है और एंगल ई जो है वो एंगल सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपस में ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से, एंगल डी और एंगल बी, एंगल ई और एंगल सी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने देखा बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी या बाय डबल ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। तो आपने देखा ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी में लिख सकता हूं। तो आपने देखा ए ई की वैल्यू 4, ए सी की वैल्यू 10, ए डी की वैल्यू 3। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 3 × 10/4, मतलब 30/4 कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। अब ए बी पूरा 7.5 सेंटीमीटर है, जिसमें से ए डी 3 सेंटीमीटर है, तो बी डी कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है आपको इफ दिस टर्म एंड दिस टर्म लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको पता है क्या, जब भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना हो, मतलब कोई आपको पॉलिनोमियल दिया है और आपको बोला है कि ये जो है इसका फैक्टर है मतलब x-3 जो है फैक्टर है, या फिर ऐसा बोल दें कि x-3 से हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बताएं। आपको पता है कि हम पहले क्या करते हैं, जिस टर्म से हम डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो x-3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस 3 वैल्यू को रिमाइंडर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। ठीक है, और यहां से फिर आप देखो कि इसमें भी रिमाइंडर आ रहा है। डिवाइड किस से करना है, x-3, तो x की वैल्यू 3 यहां पे भी पुट कर दो। तो आपने देखा यहां पे 3 का क्यूब, 4 × 3 प्लस k, तो रिमाइंडर जो आया है वो ये दोनों चीजें आ गई। और आपको बोला है क्या, ये दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना लीव द सेम रिमाइंडर, सॉरी। तो आपने देखा कि 3 का क्यूब माइनस 4 × 3 प्लस k आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ से आ गया 27 के, 3 × 9 चौक 36 आ गया, 9 आ गया, -4 आ गया, और यहाँ पे 27 - 12 प्लस k आ गया। तो इधर 26 k आ गया और 27 में से 12 गए कितना आता है, 15 आता है, और यहाँ पे आ गया 41, 15 - 41, तो 15 - 41 कितना होगा, आपने देखा ये -26 होगा, तो 26 k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आपके सामने -1 आ जाती है।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। आप लोग क्या करें इसमें, आपने क्या किया, आपने 5 sin x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 cos x, ठीक है, और 6 sin x माइनस 6 cos x। तो आपने देखा कि यहाँ पे 11 cos x हो गया और sin x बचा खाली, तो 10x की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा 10x की वैल्यू जो है आपके पास 11 आ गई, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 और 11 का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर तो हो गया 121 में एक जोड़ा 122, नीचे हो गया 120 और ये 2 पे कटने में कितने में जाएगा, 61/60 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है cot x क्या होता है, आपको पता है cot x होता है cos x by sin x, और sec x क्या होता है 1 by cos x। तो ये और कुछ नहीं लिखा है, ये 1 by sin x लिखा है, आपको sin x की वैल्यू दे रखी है, तो ये कितना आ गया आपके पास 5/3, ठीक है। तो कभी ये वाली चीज़ भी हमें सॉल्व करके देख लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है, फिर हम क्यों परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालते फिर, ठीक है ना। आपने देखा मार्क प्राइस दे दिया आपको कितना 900, आपको बोला है सेलिंग प्राइस बताएं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने पे, मतलब पहले 10% डिस्काउंट दिया फिर दोबारा 10%। आपने देखा पहले 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90% पे वैल्यू पे बेचा, ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू आई उस पे फिर दोबारा 10% दे दिया, 10% दे दिया मतलब 90% में बेच दिया। तो आपने देखा ये तो सारी जीरो कैंसिल हो रही है, 9 का क्यूब लिखा है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 रुपये, है ना। आसान क्वेश्चन है। और आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100, ठीक है। इससे करना हो इससे भी कर लेना, यही चीज़ लिखी है। पर अगर हम ऑरली जाएंगे ना तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। कैसे, देखा मैंने सोचा कि 10% डिस्काउंट दिया मतलब वो इसको 10% वैल्यू घटा के, मतलब 100% इसकी खुद की वैल्यू है, 10% वैल्यू घटाई तो मतलब 90% वैल्यू पे बेच रहा है। ऐसे अगर ऑरली करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती उसमें। अब ए की वैल्यू 2 भी है तो ए की वैल्यू 2 भी पुट ही कर दो, तो ये कितना आ गया 3b/b, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 8 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 8 माइनस 13, ठीक है, और फिर इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। आपने देखा 16 11, 8 में से 11 गए तो कितना हो गया -3, माइनस ऑफ -3 प्लस 10, तो आपने देखा 8 में से 8 गया फिर 13 फिर -3 फिर -10, ठीक है, तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला रवि सेल्स अ चेयर टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मोहन ने आगे गोविंद को बेच दिया एट 20% प्रॉफिट। गोविंद ने इतना पे किया। अब आपने एक चीज देखा कि गोविंद ने जितना पे किया, कितना पे किया 1320 रुपये। अब ये गोविंद ने जो पे किया ये गोविंद का तो सेलिंग प्राइस है, नहीं सॉरी गोविंद का कॉस्ट प्राइस है, पर मोहन का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और जो मोहन का कॉस्ट प्राइस है, आपने एक चीज देखी क्या कि गोविंद ने पे किए कितने रुपए, गोविंद ने पे किए 1320 रुपए, मतलब गोविंद का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन है, मतलब मोहन ने गोविंद को इतने रुपए में बेचा। तो फिर आपने देखा कि रवि का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ रवि वो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहन के इक्वल है। यार छोड़ो, आप इतना कंफ्यूजन लेते ही क्यों हो, ठीक है। मैंने यहाँ रवि लिखा, यहाँ पे मैंने मोहन लिखा और यहाँ पे मैंने गोविंद लिख लिया। आपने मान लिया क्या कि रवि को जो कॉस्ट पड़ रही थी ना वो मैंने मान ली कि 100 पड़ रही थी, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। रवि का जो कॉस्ट प्राइस था मैंने 100 लेट कर लिया। अब रवि ने जो है ना वो प्रॉफिट कमाया कितना 10%, मतलब 10% फालतू वैल्यू पे बेचा। आपने देखा 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 पे 10 मतलब 100 वैल्यू पे 10 वैल्यू फालतू पे बेचा, तो आपने देखा कि 110 पे बेच दिया। किसको, मोहन को। मतलब मोहन का कॉस्ट प्राइस या रवि का सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास 110। अब मोहन ने क्या किया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो आपने देखा कि मोहन ने खरीदा 110 का 20% प्रॉफिट, मतलब इसकी 20% ज़्यादा वैल्यू पे बेचा। तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू और 20% अगर मैं ऐड कर दूं तो 120% होता है। ये कितना हो गया 132। मतलब गोविंद का कॉस्ट प्राइस कह लो या मोहन का सेलिंग प्राइस कह लो, कितना आ गया आपके पास 132। अब आपको पता है कि गोविंद के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है कितनी,
रुपीज 1320, हमारी आई कितनी 132, तो 132 की वैल्यू 1320, तो एक की वैल्यू 10 आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ रवि हमने माना क्या था 100, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। क्वेश्चन बोला इन अ सर्टेन टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स, मतलब अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 5x। ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम में जो सम ऑफ मनी है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो 5 गुना हो गया, तो आपने देखा अमाउंट जो है 5x है, प्रिंसिपल कितना है x है। अब आपको बोला है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में ऐसा हुआ। आपने देखा क्या कि अमाउंट कितना 5x, प्रिंसिपल कितना x, तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, वो कितना हो गया 4x। तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, x से x चला गया, टी जो आ गया 25, माने 25 साल में ऐसा होगा कि जो प्रिंसिपल है वो 5 गुना हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को p मान लूं और इसको मैं q मान लूं और इसको मैं r मान लूं, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं क्या कि p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू कितनी है। आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सारा कट गया आपस में। तो आपने देखा p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आपको मैंने बताया था अगर p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू 0 है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी 3pr के इक्वल। तो आप बोल सकते हैं कि ब्रैकेट शुरू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 3pqr, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है, और p की वैल्यू ना मैं लिख देता हूँ, आप पूरा ना मान लेना कि p की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, मैंने खाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को p माना है। ठीक है ना। सिमिलरली इसमें आपने देखा अगर a माइनस बी एल है, ये m है और ये n है, तो आपने देखा l प्लस m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपने देखा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कितना हो जाएगा 0। तो l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 l m n हो जाएगी। तो आपने देखा 3 से 3 गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, ये लिखा हुआ है b माइनस सी b प्लस सी, ये क्या लिखा हुआ है c माइनस ए। और ये बहुत कॉमन और बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आप गलती से भी कभी मिस ना करें, और सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज योर करेक्ट आंसर। या फिर आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, a की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, b की वैल्यू कुछ भी मान लो, c की वैल्यू कुछ भी मान लो, तो आप उससे भी सॉल्व करके देख सकते थे। मान लो आपने a की वैल्यू 2 मान ली, b की वैल्यू 1 मान ली, c की वैल्यू आपने 0 मान ली। पर मानना इस तरीके से कि ये जो डिनोमिनेटर है ना ये 0 ना हो, मतलब कभी 0/0 फॉर्म ना बने, 1/0 फॉर्म ना बने, इन्फिनिटी ना बने, 0/∞ ना बने। ठीक है ना, क्योंकि इन वैल्यूज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब मान लो एक बात है 1/0 आपने देखा, आपको पता है 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। क्या कभी हम इन्फिनिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं? आपका जवाब है नहीं सर, हम कभी इन्फिनिटी की वैल्यू तो पता कर ही नहीं सकते। तो जब पता ही नहीं कर सकते तो फिर सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जब भी ऐसी कोई फॉर्म बन जाए तो आप लोग वैल्यू मान लेना कि आपने वैल्यू ना गलत मानी है, फिर वैल्यू चेंज करके कोई और वैल्यू मान लो। क्वेश्चन बोला है रवि 12 दिन में किसी काम को करता है, उसी काम को मोहन जो है 10 दिन में कर देता है और गोविंद जो है वो 15 दिन में कर देता है। तो आपने देखा टोटल टाइम दे दिया तीनों का किसी काम को पूरा करने का, तो आपने देखा टोटल वर्क कितना आ जाएगा। आपको पता है टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। और वन डे वर्क कितना आएगा? आपने देखा वन डे वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो रवि का वन डे वर्क आ गया 5, मोहन का 6 और गोविंद का कितना आ गया 4। आपको बोला है अगर तीनों साथ में मिलके काम करते हैं,
काम है कितना, आपने देखा टोटल वर्क है 60। करना किस किस को है, रवि, मोहन और गोविंद को। आपने देखा रवि एक दिन में 5, मोहन 6 और गोविंद जो है 4 काम करता है, तो एक दिन में तीनों मिला के कितना काम कर लेंगे, 15। एक दिन में अगर 15 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है सर्कुलर कौन है, उसकी रेडियस आपको दे दी, हाइट दे दी, वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला ही पूछ लिया देखो डायरेक्ट। क्वेश्चन बोला है मोटर बोट गोज 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम माने स्ट्रीम के साथ साथ जा रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में मोटर बोट जा रही है। तो आपको पता है डाउनस्ट्रीम का केस आ गया। डाउनस्ट्रीम का केस आ गया तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कैसे निकाल लोगे आप, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने देखा 24 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल किया तो स्पीड कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का माने क्या हो गया, आपको पता है धारा का विपरीत होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने देखा डिस्टेंस 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्वेश्चन बोला स्पीड ऑफ मोटर बोट बताइए। आपको पता है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ मोटर बोट कह सकते हैं, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ऐड करके बटे 2 कर देते हैं तो 11 किलोमीटर पर आवर आएगा। और अगर आपसे पूछता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताएं तो दोनों का डिफरेंस लेके बटे 2 1 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। क्वेश्चन बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। मान लो ये कोई पॉइंट है, इससे मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल पे, ठीक है। तो इनकी लेंथ बोलिए, आपको पता है हम अभी तक यही चीज़ें करते आ रहे हैं शुरू से, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है आपस में। क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। देखो पहली बात तो एक चीज कि इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 पे जा रहा है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 से डिविजिबल नहीं है। एक तरीका तो वो है कि आप 11 का डिविजिबल चेक कर लो। आपको पता है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम ऑफ ऑड डिजिट और सम ऑफ इवन डिजिट को ऐड करके मतलब सम करके उनका माइनस कर देते हैं। कैसे, आपने देखा सम ऑफ ऑड डिजिट कितना आ गया, 1 4 5 कितना हो गया, 9 प्लस 1 10 हो गया। 1 4 और 5 जोड़ूं अगर मैं तो 10 हो गया। और सम ऑफ इवन डिजिट कितना हो गया, 8। दोनों का डिफरेंस कितना, 2। क्या ये 11 पे जाता है, नहीं जाता, मतलब ये ऑप्शन गलत। इससे आएगा 1 और 2 3 5, 8 में से 5 गया 2 3 सॉरी, ये भी नहीं जाता 11 पे। आपने देखा 1 2 7 कितना हो गया, 10 में से 11 गए -1, ये भी नहीं जाता 11 पे, ठीक है। फिर 1 3 और 4 8, 6 और 2 8 -8 कितना, 0। अब आपको पता है 0 भी 11 पे जाता है, 11 22 मतलब 11 के आना चाहिए। अब के की वैल्यू 0 रखोगे 0 आ जाएगा, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2। तो आपने देखा ये वाला ऑप्शन सही है। पर अगर आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे दे देता है जिसमें 11 का डिविजिबिलिटी आ जाती, तो कैसे करते हैं, तब हम इसको ऐसे करते हैं कि हम 6 डिजिट नंबर बनाते हैं हर डिजिट को, ठीक है। मैं पहले और लास्ट का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, 6 डिजिट बना लेते हैं, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल वैसे 3 का होता है, 7 11 13, पर आप इसमें से किसी 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से आप किसी 2 का, 7 11 का कर लो, चाहे 11 13 कर लो, चाहे 7 13 का कर लो। आपने देखा 3 3 की पेयरिंग बना दी, यहाँ पे भी आपने 3 3 की पेयरिंग बना दी, ठीक है। तो आपने 3 डिजिट की पेयरिंग बनाई, 3 डिजिट की पेयरिंग बनाई, इन दोनों पेयरिंग का आपने डिफरेंस कर दिया, तो 324 में से 16 गया तो 308 आ गया। अब ये 308 जो है ये 7 पे चला जाएगा, ठीक है। ये जो 308 है अब ये 7 पे भी डिविजिबल है, ये 11 पे भी डिविजिबल है। तो आप लोग कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो ऑप्शन था ये 7 पे भी जा रहा है, 11 पे भी जा रहा है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा, 425 में से 16 गया तो कितना बनता है, 409। अब 409 आपको दिया है, ठीक है। अब 409 ना तो 7 पे जाता ना ये 11 पे जाता, तो आप लोग कह सकते हैं एक बात क्या कि यही जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, तो आपने देखा ए बी और ए सी 2 टेंजेंट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे है,
सेंटर से सर्कल के। तो आपने देखा ये जो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ये 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्वेश्चन बोला पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ किए बी एंड AC किसी पॉइंट से जो कि टेंजेंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और सर्कल की रेडियस जो है, सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपको बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसका कंप्लीट एरिया पूछा है, इसका ABOC का आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो आपको पता है अगर मुझे एरिया ऑफ ABOC निकालना है तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO निकाल लेता हूं, उसका 2 गुना कर दूंगा, क्योंकि जो ऊपर वाली ट्रायंगल है वो सेम टू सेम नीचे वाली ट्रायंगल के इक्वल है एरिया के। आपको पता है क्या कि जब मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और जिस पॉइंट से मैं ड्रॉ करूं उसको सेंटर से मिला दूं, तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ट्रायंगल AOC का जो एरिया है वो ट्रायंगल AOB के एरिया के इक्वल है। तो आपने देखा कि AOB का एरिया कैसे निकलेगा, आपने देखा AOB ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कुछ ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरा फॉर्मूला जो है वो फिट भी बैठता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने देखा ये 6 और ये 10 है, ये 90 डिग्री है तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने देखा हाइट 8 आ गई, बेस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो 8 6 जा 48 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC। अब ये वाला क्वेश्चन है sin 30 और cos 60। आपको पता है sin 30 कितना होता है, cos 60, ठीक है। और फिर आपको पता है tan 60 कितना होता है, √3 और cot 30 भी। तो आपने देखा ऊपर आ गया 1/4, 1/2, 3। तो आपने देखा 4, 1 + 2 3, तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द, एक सेकेंड, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल सेल्स एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल फार्मर्स। तो आपने देखा सेल्स इससे डिनोट हो रही है। तो आपने देखा टोटल सेल कितनी होगी, 410 में 500 ऐड किया 910, 910 में 1340 में ऐड किया 620, तो कितना हो गया 1960। ये तो होगी टोटल सेल। और टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो जाएगी, आपने देखा कि टोटल प्रोडक्शन आपके पास आ गई 520 में 660 ऐड किया 1180, 1180 में 550 और 720, तो ये कितना हो जाएगा 2450, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे तो ये कितने पे जाने वाला है नहीं 249.98, लो जी 49 पे जाएगा ये। तो 4:5 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द परसेंटेज लेस इन द प्रोडक्शन बाय फार्मर F1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन बाय फार्मर F2। तो आपने देखा कि ये पूछा है 520 जो है 660 से कितना कम है। आपने देखा 520 जो है 660 से 140 कम है। किस पे पूछा है, फार्मर 2 के प्रोडक्शन में, मतलब 660 जो है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये गया 7 पे, ये गया 33 पे, और ये 0 से 0 जा रहा है, तो 700/33% आ गया। और इसको आप बोल सकते हैं कि 2 66 और 40 फिर 1 21 सही, 7/33% इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है विच फार्मर रिकॉर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। तो इसको तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आपने देखा सेल्स ये प्रोडक्शन से कितना परसेंटेज आ जाएगा, तो आपने देखा 78.85% सेल, प्रोडक्शन कितना 660 परसेंटेज 75.75%,
फिर देखा आपने 430, 550 और ये 100% हो गया 78.18%। और फिर आपने देखा कि यहाँ पे आ गया 620, 620 बाई 720 इंटू 100%, तो ये आ गया आपके पास 86.11%। तो इसी में ही है, मतलब F4 यही ऐसा एक फार्मर है जो कि फार्मर नंबर 4 है, जिसकी परसेंटेज ऑफ सेल्स हाईएस्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ अ क्रॉप इन क्विंटल सोल्ड बाय फार्मर, मतलब सेल्स का एवरेज पूछा है, जो सेल करी है चारों फार्मर ने उसका एवरेज। तो आपको पता है इसकी वैल्यू में 22 क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ, 1960 बाय 4 हो जाएगा, तो 1960 बाय 4 एवरेज वैल्यू आ गई कितनी, 490। तो यहाँ पे डीआई खत्म होती है। और कल भी मैंने आपको एक डीआई का क्वेश्चन दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे उसको। अगर नहीं सॉल्व किया तो इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना, मैं आपको करा दूंगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप कहोगे। क्वेश्चन बोला एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होता है, मतलब अगर मैं इसको ए मानूं और इसको भी मुझे ए मानना पड़ेगा तब जाके ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो आपने देखा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट की वैल्यू क्या मैंने ए मान ली, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, बेस का स्क्वायर मान लो या हाइट का स्क्वायर। बेस और हाइट को मैंने ए माना, तो हाफ ए स्क्वायर जो है आपका फॉर्मूला हो गया 121। तो आपने देखा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा ए की वैल्यू आ जाएगी 121 इंटू 2 का अंडर रूट, तो 11 अंडर रूट 2 जो है आपके पास ए की वैल्यू आ गई। मतलब साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कितना आ गया आपका, मतलब बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 11 रूट 2, 11 रूट 2। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर ये ए तो ये कितना होगा, रूट 2a। रूट 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2 इंटू 11 इंटू रूट 2, तो आपने देखा 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स। ठीक है, इक्वल सर्कल है मतलब दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है। तो आपने देखा इसकी रेडियस भी कितनी, 4 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आपको बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको 17 सेंटीमीटर दे दिया। आपको बोला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसको कह सकते हैं इसको, और इन दोनों को बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोल देते हैं, और उसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोल देते हैं। इसकी लेंथ कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे निकलती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। मैं दोबारा लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। और अगर आपको बोले कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट में याद रखना कि प्लस आएगा फॉर्मूला में, दोनों रेडियस का बीच में एडिशन होगा। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में याद रखना कि दोनों रेडियस का जो है वो डिफरेंस है।
आएगा फॉर्मूला के अंदर, ठीक है ना। अभी इसमें पुट कर दो तो आपको ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो आपने देखा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है 17, 17 का स्क्वायर और दोनों रेडियस कितनी है 4 4, तो आपने देखा 17 स्क्वायर कितना होगा 289 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 279 में से 279 नहीं 299 में से 64 अगर गए 225 होगा, 225 का अंडर रूट होता है 15, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में बोला है आकार कवर्ड 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन बोला है अगर वो अपनी स्पीड से, अपनी यूजुअल स्पीड से 1/3 स्पीड पे चले, तो आपने देखा कि यार स्पीड जो पहले थी अगर मैं उसको 1 मान लूं तो अब स्पीड कितनी हो गई है उसका 1/3, मतलब 1 का 1/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो आपने फ्रैक्शन हटाया तो आपने देखा क्या कि स्पीड का जो रेशो है वो पहले जो रेशो था वो 3 था, अब जो रेशो है वो 1 बन जा रहा है, मतलब पहले और अब की स्पीड का जो रेशो है वो कितना हो गया 3:1। आपको पता है टाइम उल्टा होता है, स्पीड अगर 3:1 है तो टाइम कितना हो जाएगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम कितना हो जाएगा 1:3। आपको बोला है अब कितना ज्यादा टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। आपने देखा पहले कितना टाइम लग रहा था 5 घंटे, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम कितना लग रहा था 5 घंटे। अब कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको ये नहीं बोला कि अब कितना टाइम लग रहा है, अब कितना टाइम लग रहा होता, मतलब अब कितना टाइम लग रहा है ये पूछा होता तो आप 3 की वैल्यू निकाल लेते 15 घंटे, आपका आंसर आ जाता। पर आपको बोला है कि अब कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब पहले लग रहे थे 5 घंटे अब लग रहे 15 घंटे, तो कितने ज्यादा लग रहे हैं 10 घंटे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या 1 की वैल्यू 5 घंटे, रेशो के हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है, अब 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। क्वेश्चन बोला प्रिंटेड प्राइस, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना क्योंकि अभी सेम ये क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं करा चुका हूं आपको कि 30% अगर डिस्काउंट दिया मतलब 70% वैल्यू पे बेचा, और फिर 40% अगर डिस्काउंट दिया तो 60% वैल्यू पे बेचा। और ये क्वेश्चन आपके जिम्मे, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना। 63 आ जाएगा, ₹63 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको बोला है कॉट थीटा की वैल्यू दी है कितनी 3/2, तो कॉट थीटा क्या होता है बेस परपेंडिकुलर, तो आपके पास बेस आ गया परपेंडिकुलर आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के अंडर रूट। तो बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 13 आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो √13 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, -3 टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा के रेसिप्रोकल 3, और यहां पे प्लस √13 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा 3 - 2 कितना 1, और 2 + 2 कितना 4, तो 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि अगर मुझे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर मुझे गिवन है और मुझे फाइनली बनाना क्या है x प्लस 1/x, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि पहले मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से मैं x² प्लस 1/x² बनाऊं, और फिर मैं x² प्लस 1/x² से x प्लस 1/x की वैल्यू बनाऊं। तो आपको पता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं तो आप कह सकते हो कि ये जो है ये लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और इधर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, इधर आपके पास वैल्यू आ गई 14,161। तो आपको पता है कि 14,161 अगर वैल्यू आई है तो ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 119 का स्क्वायर। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 119। अब आपको x प्लस 1/x बनाना तो यहाँ पे 2 ऐड, यहाँ पे भी 2 ऐड, तो आपने देखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर लिखा है 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 11। 3 मीडियन है ट्राइंगल ABC के, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC है, इसके 3 मीडियन है इंटरसेक्टेड पॉइंट L। तो आपने देखा कि एक मीडियन ये मान लिया आपने, दूसरा मीडियन ये हो गया, ठीक है, और तीसरा मीडियन
देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी होगी आपको पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। अब ये तीन मीडियन जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एल पे, ठीक है। आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, मतलब पूरी ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया, आपको बोला है क्वाड्रिलेटरल बी एक्स एल जेड का एरिया बताओ। आपको पता है पहली बात तो अगर मैं तीन मीडियन किसी ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं तो तीनों मीडियन आपस में किस पॉइंट पे काटते हैं, सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड को किससे डिनोट करते हैं हम, इस क्वेश्चन में तो एल से कर रहे हैं, वैसे जी से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है कि जब मैं तीन मीडियन ड्रॉ कर देता हूं एक ट्राइंगल में, तो ये तीन मीडियन इस सब का एरिया, मतलब ये जो ट्राइंगल बनी है ए जेड एल, बी जेड एल, एक्स बी एल, सी एक्स एल, सी वाई एल, ए वाई एल, इन सब का एरिया जो है वो इक्वल बना देता है तीनों मीडियन मिलके, ठीक है। मतलब ये जो 6 ट्राइंगल बनी है ना, इन 6 ट्राइंगल के 6 ट्राइंगल का एरिया जो है आपस में इक्वल है। तो आपने देखा कि इन सब को जोड़ के, मतलब ये जो 6 ट्राइंगल है इनको जोड़ के आपका क्या बन रहा है, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी अगर मैं इन सबको जोड़ रहा हूं तो एक 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 6 वैल्यू हो गई। तो एक की वैल्यू 6 12 मतलब 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एक्स एल जेड, मतलब 1 और 1 2 का एरिया आपको बताना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब ट्राइंगल एबीसी जो है वो 6 इक्वल पार्ट में बांट दी गई, उन 6 के 6 पार्ट का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो आपने देखा इन 6 पार्ट का एरिया मिला के वैल्यू 6 आ रही है, 6 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 5, और आपको जो एरिया पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स एल जेड, 1 और 1 2 एरिया है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने देखा tan 50 क्या होता है, आपको पता है tan 50 जो होता है ना वो cot 40 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर ये cot 40 है तो 2/tan 40 हो जाएगा। tan 40 की वैल्यू कितनी है, x, तो 2/x। आसान क्वेश्चन बोला है इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन, डिवाइजर जो है वो 6 टाइम क्वोशिएंट है और 3 टाइम रिमाइंडर के इक्वल है। रिमाइंडर की वैल्यू दे दी आपको बोला है क्या, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड, ये है क्वोशिएंट और ये आएगा आपका क्या, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आपने देखा कि डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवीजर जो है वो 6 टाइम्स है क्वोशिएंट के और 3 टाइम्स है रिमाइंडर के। रिमाइंडर की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपने देखा रिमाइंडर जो है वो 40 है, ठीक है। अब डिवाइजर जो है वो 3 गुना है रिमाइंडर के, तो आपने देखा ये जो डिवाइजर है ये 3 गुना है रिमाइंडर के। तो आपने देखा 40 अगर रिमाइंडर है तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 120, मतलब डिवाइजर की वैल्यू आपकी 120 आ चुकी है, ठीक है। और डिवाइजर जो है वो 6 टाइम था किसके, क्वोशिएंट के। तो आपने देखा 6 क्वोशिएंट की वैल्यू डिवाइजर के इक्वल, तो एक क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20, मतलब क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20। अब आपको पता है डिविडेंड आपसे पूछा, डिविडेंड बताओ। डिविडेंड होता क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपने देखा कि डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, 120, क्वोशिएंट कितना है 20, रिमाइंडर कितना 40। तो आपने देखा 2440 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। ए बी जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, इन 2 सर्कल का जिनका सेंटर आर और एस है, ठीक है ना। अब आपने देखा एक की रेडियाई कितनी है, 20, और एक की रेडियाई कितनी है, 5। अब मैं आपको यहां से एक चीज डेरिवेट करना सिखाता हूं, ठीक है। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, क्या आपसे पूछा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। आपको पूछा लेंथ ऑफ ए बी क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होती है ना वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दोनों सर्कल है ना ये टच ईच अदर एक्सटर्नली है, मतलब दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब जो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आएगा वो क्या आएगा, आपने देखा ये R1 ये R2, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना आ गया आपके पास, R1 प्लस R2। आप यहाँ पे पुट कर दो। तो आपने देखा जब
केस ऐसा आ जाए कि दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना आ गया r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं खोलूँ तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1r2, और इधर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2r1r2। तो आपने देखा कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, और बचेगा लास्ट में क्या, 4r1r2, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट r1 और r2 के। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आ जाता है, वैसे तो नॉर्मल अगर केस आए क्या कि दो सर्कल है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आपको दे दे, और दोनों सर्कल का अगर आपको रेडियस दे रहा है, तब तो आपको यही फॉर्मूला बनाना है। पर अगर ऐसा केस आ जाए कि दो टेंजेंट है आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर निकालना है तो आप सिर्फ इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है फाइनली ये वाली वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी रखते तब भी सॉल्व हो जाता। आपने देखा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो जाएगा, आपने देखा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जब ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 20 और 5 दोनों की रेडियस जोड़ दो, कितना आ गया, 25 का स्क्वायर, और दोनों की रेडियस का डिफरेंस कितना है, 20 में से 5 गए 15। तो आपने देखा 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो आपने देखा ये 625, ये 225 में से गया तो 400 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और अगर आपको इससे करना हो तो इससे भी हो जाएगा 2 अंडर रूट r1 r2। तो हमने देखा अंडर रूट 100 कितना होता है 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है क्या कमल ने अगर कोई पॉन्ड को डिग करना है तो वो 8 दिन में कर देगा। ठीक है, और अनिल अगर किसी पॉन्ड को डिग करेगा, मतलब उसी पॉन्ड को अगर अनिल डिग करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 14 दिन में। आपको बोला है वेजेस जो डिगिंग किया है वो 4400 रुपये है, तो अनिल को कितने पैसे मिले। तो आपने एक चीज़ देखी क्या, आपने देखा कि यार जो वेजेस हैं वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पे आपको दोनों का टोटल टाइम दे रखा है कि अमल करेगा तो 8 दिन में कर देगा और अनिल करेगा तो 14 दिन में कर देगा। अब इस क्वेश्चन में जो है वो वेजेस सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी के आधार पे डिवाइड होंगे, मतलब वन डे वर्क के आधार पे डिवाइड होंगे। या तो आप वन डे वर्क कैसे निकाल सकते हो, कैसे, आपने देखा कमल अगर काम कर रहा है तो M1 D1 और M2 और D2, मतलब आपने देखा अनिल अगर काम करे 14 दिन में कर देगा, कमल अगर काम करे तो 8 दिन में कर देगा, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 कर दिया। तो आपने देखा कमल और अनिल की एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 7:4 आ जाएगा। या फिर अगर आपको इससे सॉल्व करना हो, आपने देखा 8 और 4, आपको पता है ये जो एफिशिएंसी का रेशो है यही वनडे वर्क का रेशो होता है। मैं कई बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, पर आपने अगर इससे भी करना है तो आपने देखा टोटल टाइम दे रखा है कितना, कमल अगर काम करेगा तो 8 दिन में, अनिल अगर काम करेगा तो 14 दिन में कर देगा। आपने टोटल वर्क निकाल लिया, 8 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 56। तो आपने देखा 4 और यहाँ पे क्या 7, वनडे वर्क का रेशो कितना आ गया कमल और अनिल के, 7:4। तो यही एफिशिएंसी का रेशो, यही वनडे वर्क का रेशो। तो आपने देखा कमल और अनिल अगर साथ में करे तो कितना काम होगा, 11, और साथ में पैसे कितने मिल रहे हैं उनको, 4400 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अब अनिल के पैसे बताने हैं, अनिल के पैसे मने 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 1600। तो अनिल को 1600 रुपये मिल रहे हैं। अगर कमल की वैल्यू निकालनी होती 7 की वैल्यू 2800 निकाल लेते। क्वेश्चन में बोला है XYZ जो है ना वो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर L जो है ना वो सरकम सेंटर है। ठीक है, X एंगल जो है वो आपको दे रखा है, मतलब एंगल X आपको दे रखा है 40 डिग्री। अब आपको पता है अगर एंगल X 40 डिग्री है तो एंगल YLZ कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि भैया ये जो सरकम सेंटर होता है, पहली बात तो सरकम सेंटर आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये सरकम सर्कल, मतलब ये वाला जो सर्कल है ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल के अंदर जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर होगा। आपको एक चीज़ पता है क्या, YZ एक कॉर्ड है। अगर कॉर्ड सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे कोई एंगल बनाती है उससे 2 गुना एंगल बनाती है सेंटर पे, तो आपने देखा अगर ये 40 तो ये 80। फिर आपने देखा YL
ZL के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। तो आपने देखा ये 40 ये 80 और ये दोनों रेडियस, तो ये दोनों रेडियस इन दोनों की लेंथ इक्वल। तो ट्रायंगल LYZ में अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है, LY इक्वल टू LZ है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। आपने देखा एक ट्रायंगल है जो कि LYZ है जिसमें एक एंगल 80 का हो गया, तो बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 100। तो ये भी 50 का और ये भी 50 डिग्री का। 100 को मतलब जो दो एंगल का सम बचा था हमने उसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब ये वाला क्वेश्चन आया था, ये 8 + 3 के ऊपर बार लगाया हुआ है, इसकी वैल्यू 11 है। मतलब 8 और 3 को आपको जोड़ के 11 बनाना है। ये सिर्फ बार से वो आपको कंफ्यूज कर रहा था, पर आपको होना ही नहीं है। ठीक है, तो 8 में से 11 गए कितना आएगा 7, 14 में से 7 गए 7, 16 में से 7 गए 9, 25 में से 9 गए 16। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ा तीर नहीं चलाया एग्जामिनर ने पूछ के। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3AB। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 324। तो आपने देखा A माइनस बी कितना है 18, 18 का ये स्क्वायर होता है तो ये कट गया। अब आपने देखा ये 18 का स्क्वायर ये कितना आ गया 324, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 18 का स्क्वायर है ये, और 3AB और यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। तो 3AB की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आ गई? 18 - 324 जो कि कितना होता है -306। तो ये आ जाएगा -102 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला मैन सॉल्ड इज बाइक, खुद से कर लेना, बहुत करा दिया मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हद करा दिया। ये भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, बहुत कराए हैं, मतलब हद कराई है मैंने। क्वेश्चन बोला है वुमेन जो है अर्न कर रही है 1000 रुपये एक दिन के। ठीक है, कुछ वीक्स के बाद मतलब कुछ सप्ताह या कुछ हफ्तों के बाद वो अर्न करना शुरू कर देगी कितना 1160। आपसे पूछा उसकी अर्निंग कितना % इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने देखा कितना इंक्रीमेंट आया 160 रुपये का इंक्रीमेंट आया। किस पे आया? 1000 रुपये पे आया। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे क्या कि यार 16% इंक्रीज हुई है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर मैं इस वाली टर्म में दोनों साइड स्क्वायर कर दूं क्या, तो क्या लिखा है 4x² और sin स्क्वायर थीटा। और इधर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आप कह सकते हो 4/x² = cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन जोड़ दो, मतलब ये 1 और ये 2। अगर मैं 1 + 2 करूं तो आप देख रहे हो 4x² + 4/x² जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल होती है, आइडेंटिटी होती है, सबको पता है। ठीक है, आसानी है। क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताएं उस सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। आपने देखा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 × 22/7 × r मतलब 2πr। 2πr की वैल्यू आपको 22 दे रखी है। ठीक है, तो आपने देखा कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। मतलब आपका रेडियस आ चुका है उस सर्कल का कितना 7/2 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। क्वाड्रेंट माने पूरे सर्कल का 1/4, मतलब पूरे सर्कल के एरिया का। अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है मतलब एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 आपसे पूछा है। क्वाड्रेंट होता क्या है सर्कल का 1/4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr²। तो आपने देखा 1/4 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा 7/2 7/2। तो आपने देखा 7 से तो 7 गया पहले, फिर 2 से 11 गया, ये आ गया 77/8। 77/8 की वैल्यू कितनी होगी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं हो सकती क्योंकि 77/8 9 8 जा 72 होता है, तो सही है। अब ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वो इंक्रीज्ड में पूछा गया था भाई दोनों टर्म में कितना कितना इंक्रीज किया जाएगा। इसमें पूछा है कि कितना कितना डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना सॉल्व, कैलकुलेशन ही बचती है, आंसर 37 आएगा। क्वेश्चन बोला है सुरेश ने राकेश को 5 साल सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे दिए। 5 साल के बाद राकेश ने सुरेश को 9/8 ऑफ द सम, मतलब अगर सुरेश ने राकेश को x रुपए दिए तो राकेश ने कितने वापस करे 9/8x, मतलब राकेश का जो प्रिंसिपल है वो
एक्स हो गया और अमाउंट कितना हो गया 9/8x आपसे पूछा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। आपने देखा ये अमाउंट ये प्रिंसिपल, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 1/8x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 1/8x, प्रिंसिपल कितना x, मतलब प्रिंसिपल अगर x है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/8x। रेट आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है कितना 5 साल, तो ये गया 20 पे, x से x कटा, r की वैल्यू कितनी आ गई 20/8, ये कितना होता है, ये हो जाता है भैया 2.5%। ठीक है, और याद रखना ये सिंपल इंटरेस्ट में जो मुझे x लेट करना पड़ रहा है ना, जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करा दूंगा तो उसके बाद मुझे लेट नहीं करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा मैं इसलिए लेट कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट अभी समझा नहीं पाया। जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको ये एक्स लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये बात है। क्वेश्चन बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप्स इज द नंबर ऑफ टीचर्स द मैक्सिमम। ये है नंबर ऑफ टीचर्स और ये है वेट। तो आपने देखा यही है सबसे ज्यादा, 9 टीचर्स है इसमें 60 से 65 के ग्रुप में। क्वेश्चन बोला इन विच 2 ईयर वॉज द वैल्यू पर टन इक्वल। ठीक है, कौन से 2 ईयर में वैल्यू पर टन इक्वल है। तो आपने देखा कि ये जो है कितना आ रहा है, आपने देखा कि 150 करोड़ और 100 टन है, तो 1.5 करोड़ पर टन, ये 2 करोड़ पर टन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 करोड़ पर टन, ये हो जाएगा 400/160, 2.5 करोड़ रुपए पर टन, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2.5 करोड़। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है 2008 और 2009। क्वेश्चन बोला इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट वॉज मैक्सिमम फ्रॉम इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट वॉज मैक्सिमम पूछिए आपसे, तो चलो करते हैं सॉल्व। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स वॉज मैक्सिमम फ्रॉम इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो इसमें पहली बात तो आपको ये पता करना है क्या कि बात क्वांटिटी पे हो रही है कि वैल्यू पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट की बात हो रही है। ये तो देखो क्या है, ये तो इसकी कीमत है, मतलब वैल्यू है भाई, इतने करोड़ में गया, मतलब 160 क्विंटल माल था, क्विंटल नहीं 160 टन माल था, 400 करोड़ में गया, 200 टन माल था, 500 करोड़ में गया, 75 टन माल था, 150 करोड़ में गया, 100 टन माल था, 150 करोड़ में गया। तो बात सिर्फ और सिर्फ किस पे आनी है, बात सिर्फ आएगी क्या, आपको बोला इन विच ईयर, मतलब किस वर्ष में निर्यात से प्रतिशत वृद्धि पूर्व वर्ष से अधिकतम है। आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है क्या कि एक्सपोर्ट जो है वो किस चीज का हो रहा है। आपने देखा एक्सपोर्ट जो है वो बिस्कुट का हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग क्वांटिटी देखेंगे कि पिछले साल से, मतलब ये जो क्वांटिटी है पिछले साल से अगले साल में मैक्सिमम इंक्रीमेंट किस में आया है। आपने देखा कि 2005 से 2006 में तो डिक्रीमेंट ही आया है, तो यहाँ पे पूछा है क्या परसेंटेज इंक्रीज, इसमें तो हुआ परसेंटेज डिक्रीज, मतलब 2006 तो हो ही नहीं सकता। फिर आपने देखा 75 से, मतलब क्वांटिटी जो है वो 2006 में 75 टन की थी, 2007 में कितने टन की होगी 150 टन की, तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट हो गया, आपने देखा पूरा पूरा 100% का इंक्रीमेंट हो गया। कैसे, आपने देखा 75 से 150 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 75, किस वैल्यू पे इंक्रीज हुआ 75 पे, तो आपने देखा 100% इंक्रीमेंट आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो फिर आपने देखा यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीमेंट आया, यहाँ से यहाँ तक आया 10/150 इंटू 100%, तो ये 1000/150 मतलब 100/15, 100/15 कितना होता है 20/3, तो ये कुछ आया है 6.66% इंक्रीमेंट। और यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट आया, आपने देखा यहाँ पे इंक्रीमेंट आया 40/160, ये कितना हो गया 1/4, 1/4 क्या होता है 25%, यहाँ पे 25% इंक्रीमेंट आया, मतलब 2007 में ही सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आया है उसके पिछले ईयर के हिसाब से, मतलब 2006 से 2007 में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आया, तो 2007 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द एक्सपोर्ट क्वांटिटी। देखो यहाँ पे क्वांटिटी डायरेक्ट ही दे दी उसने। अब आपको पता है क्वांटिटी जो है वो किससे डिनोट हो रही है, इससे। 2005 से 2006 तो आपने देखा क्वांटिटी ड्रॉप कितना हो गया, अभी मैंने पहले ही बताया आपको कितना ड्रॉप हुआ है, 100 से 75 आ गया, मतलब 25 ड्रॉप हुआ। किससे हुआ ड्रॉप, 100 से ड्रॉप हुआ, मतलब 100 इनिशियल क्वांटिटी 75 हो गई बाद में, तो
ड्रॉप कितना आया 25 का, किस पे 100 पे, तो 25% ड्रॉप आया। करेक्ट आंसर है 25%। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की। कमेंट कर देना जो जो आपको एचडब्ल्यू में क्वेश्चंस पूछे हैं, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।